नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कई सालों से भारत के इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए एक सीरियस चैलेंज बना हुआ है। नक्सलवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यह एक ऐसा मूवमेंट है जो एक समय में सामाजिक न्याय की मांग से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक खतरनाक और वायलेंट इंसर्जेंसी में तब्दील हो गया। आज भी भारत के कई हिस्सों में इसकी पकड़ बनी हुई है। नक्सल मूवमेंट की शुरुआत 1967 में वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सल बाड़ी से हुई थी। चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को जन्म दिया। उस वक्त यह एक ग्रास रूट मूवमेंट था जिसका मकसद था जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना और आदिवासियों और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना। चारू मजुमदार के हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स ने इस मूवमेंट को आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दिया, जो माओ से तुंग के पीपल्स वॉर थ्योरी से प्रभावित था। धीरे धीरे यह आंदोलन स्टूडेंट्स और यूथ के बीच भी फैलने लगा और 1980 के दौरान इसने कई राज्यों में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी। 2004 में पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का गठबंधन हुआ, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का गठन हुआ और इसी के साथ यह मूवमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और मिलिटराइज्ड हो गया। लेकिन यह कहना गलत होगा कि इस मूवमेंट के पीछे सिर्फ एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। यह रिएक्शन था सालों तक के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लैंड रिफॉर्म फेलियर्स, फॉरेस्ट डिस्प्लेसमेंट और पॉलिटिकल निग्लेक्ट का, जो देश के सबसे पिछड़े और ट्राइबल इलाकों के लोगों ने झेला। नक्सलाइट्स का विश्वास था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उनके लिए कुछ नहीं करेगी। माओइस्ट फिलॉसफी के मुताबिक पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, और चारू मजुमदार ने जिस एनाइलेशन लाइन को प्रमोट किया उसका मतलब था जमींदारों, मनी लेंडर्स, पुलिस इन्फॉर्मर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारकर एक टेरर एनवायरनमेंट क्रिएट करना। सिस्टमेटिक गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी या पीएलजीए का फॉर्मेशन हुआ। जंगल वॉरफेयर, आईईडीज एंड एम्बुश टैक्टिक्स में ट्रेनिंग दी जाने लगी। ये लोग पुलिस कैंप, सीआरपीएफ पेट्रोल्स और इवन पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने लगे। 2013 में छत्तीसगढ़ के दरबा वैली में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर अटैक हुआ, जिसमें महेंद्र कर्मा, वीसी शुक्ला और नंद कुमार पटेल शामिल थे। यह एक टर्निंग पॉइंट था। इस हमले में 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महेंद्र कर्मा, जो सलवा जुदुम के फाउंडर थे, उनकी ब्रूटल किलिंग एक पॉलिटिकल मैसेज था कि अब नक्सल्स पॉलिटिकल लीडरशिप को भी डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। इस वायलेंस के पीछे एक और वजह थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज का पुअर इम्प्लीमेंटेशन। जब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, राशन की दुकान सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करती हों, तब नक्सल्स अपना पैरेलल सिस्टम बना लेते हैं। जन अदालतों में एक्सटॉर्शन और शेडो गवर्नेंस के जरिए फेक एनकाउंटर्स, पुलिस ब्रुटैलिटी और मास अरेस्ट ने भी नक्सल प्रोपेगेंडा को सपोर्ट दिया। यह एक ऐसा विशियस साइकिल था जहां हर वायलेंट एक्ट के बाद उसका जस्टिफिकेशन दिया गया कि यह संघर्ष उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं। यह मूवमेंट सिर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार तक सीमित नहीं रहा। यह तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैल चुका था। माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टारगेट करके इकोनॉमी को डिसरप्ट किया जाता था। हजारों सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल्स इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। टीचर्स, डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को धमकी मिलती है। इसी वजह से वो रिमोट एरियाज में ड्यूटी करने से कतराते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया कि मल्टी स्टेट बॉर्डर एरियाज का यूज नक्सल्स करते हैं ऑपरेशंस को कंफ्यूज करने के लिए। एक स्टेट से घुसकर दूसरे स्टेट में निकल जाना, जंगल में कैंप सेटअप करना, इन्हीं वजहों से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन क्रूशल हो गया। प्रोपेगेंडा और रिक्रूटमेंट भी इनके टूल्स हैं। यूथ को सॉन्ग्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स और अब सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइज किया जाता है। पॉलिटिकल सपोर्ट भी कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट लोगों के जरिए मिलता है, जिसमें कुछ प्रोफेसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हैं। लेकिन अब सिचुएशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आया है। 2014 में जहां 126 डिस्ट्रिक्ट्स नक्सल अफेक्टेड थे, 2024 तक वो घटकर सिर्फ 38 रह गए हैं। वायलेंट इंसिडेंट्स में भी गिरावट देखी गई है। क्लियर, होल्ड एंड डेवलप स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। इस स्ट्रेटेजी के तहत पहले एरिया को सिक्योर किया जाए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश किया जाए
और फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लाया जाए। 2025 का ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक मेजर माइलस्टोन था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 21 दिन तक चले इस ऑपरेशन में 31 हार्डकोर नक्सल्स को मार गिराया गया, जिसमें टॉप लीडर नंबाला केशव राव भी शामिल था, जो दशकों से मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, कोबरा कमांडोज, ग्रे हाउंड्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स ने भाग लिया। डीआरजी या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में लोकल यूथ और सरेंडर्ड नक्सल्स को इंक्लूड किया जाता है, जिससे लोकल नॉलेज का एडवांटेज मिलता है। 2025 के मई महीने में दो मेजर डेवलपमेंट्स ने फिर से यह दिखाया कि सरकार का क्रैकडाउन सक्सेसफुल हो रहा है। झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के नेतरहाट एरिया में 26 मई 2025 को एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें सीपीआई माओइस्ट का सब जोनल कमांडर मनीष यादव एनकाउंटर में मारा गया। उस पर 5 लाख का इनाम था। उस ऑपरेशन में एक और जोनल कमांडर कुंदन खेरवार को भी अरेस्ट किया गया। दूसरी तरफ सीपीआई माओइस्ट के एक स्प्लिंटर फैक्शन का चीफ भी एक एनकाउंटर में मारा गया। यह लीडर सिक्योरिटी फोर्सेस के रेडार पर था और इसकी मौत नक्सल हायरार्की के लिए एक और बड़ा झटका बनी। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ के बस्तर और कोंडनगांव डिस्ट्रिक्ट्स, जिन्हें अब ऑफिशियली माओइस्ट अफेक्टेड लिस्ट से हटा दिया गया है। यह एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, क्योंकि इन एरियाज में पिछले कुछ सालों में सब्सटेंशियल पीस और डेवलपमेंट आया है। गवर्नमेंट के डेवलपमेंट लेड स्ट्रेटेजी ने ग्राउंड पर इम्पैक्ट दिखाया है। रोड्स, स्कूल और हेल्थ सेंटर्स भी एक्टिव हुए हैं और लोगों का भरोसा सरकार में वापस आया है। ये सभी अपडेट्स इस बात का संकेत हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का दौर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। लेकिन सरकार को आयरन फिस्ट अंडर वेलवेट ग्लव अप्रोच कंटिन्यू रखनी होगी, जहां मिलिट्री क्रैकडाउन के साथ साथ एजुकेशन, गवर्नेंस, हेल्थ केयर और जस्टिस डिलीवरी भी प्रायोरिटी हो। लोकल कम्युनिटीज को उनका हक मिले, उनका सम्मान बना रहे, यही इस समस्या का असली हल है। यह थी एक नज़र नक्सलवाद पर, इसका इतिहास, इसकी वजह और वायलेंस का इवोल्यूशन। मैं हूं उत्कर्ष, आप देख रहे थे दैनिक शाम तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।